सभी लोगों का स्वागत है। कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे द्रव की ऊर्जाएं यानी एनर्जीज ऑफ लिक्विड। जो आपका लिक्विड होता है जैसे कि पानी हुआ, पारा हुआ, उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो पहला होता है स्टैटिक एनर्जी, कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जस्ट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं तब तक रिवीजन करते हैं, ठीक है। पहला होता है स्टैटिक एनर्जी। स्थैतिक ऊर्जा या स्टैटिक एनर्जी या डेटम एनर्जी, ये किस कारण होता है? ऊंचाई के कारण। अगर कोई चीज किसी भी ऊंचाई पे है तो उसमें जो ऊर्जा होगी उसे क्या कहेंगे? स्थैतिक ऊर्जा या डेटम एनर्जी। या इस किसी विशेष स्थिति के कारण भी ऊर्जा हो सकती है। जैसे गुलेल में कौन सी ऊर्जा होती है? गुलेल जब खींच के रखे रहते हैं तो उसमें भी एक तरह का एनर्जी होती है जिसे स्थैतिक एनर्जी या आपका स्थैतिक एनर्जी जनरली कहते हैं, ठीक है। और जैसे स्प्रिंग में जो ऊर्जा, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं उसमें जो ऊर्जा रहती है वो भी आपकी स्थैतिक ऊर्जा ही रहती है, स्थैतिक ऊर्जा। बाकी दूसरा होता है आपका वेग ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये किस कारण होता है? गति के कारण। गति, जितना तेजी से कोई भी चीज गति करेगा उसमें उतना ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी। तीसरा होता है दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा जनरली दो चीजों में पाई जाती है, एक तो लिक्विड, दूसरा गैसों में। ये ठोस में नहीं पाया जाता, ठोस में दाब ऊर्जा नहीं होती है। दाब ऊर्जा या प्रेशर एनर्जी। हम कल स्थैतिक एनर्जी पढ़े थे। स्थैतिक ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh या wz। ये स्थैतिक ऊर्जा है। लेकिन आपका एक होता है स्थैतिक शीर्ष। शीर्ष यानी ऊंचाई के कारण, वो आपका सिंपली जेड या एच हो जाता है। अगर ऊंचाई आप जेड में नाप रहे हैं तो जेड होगा, अगर ऊंचाई आप एच में नाप रहे हैं तो आपका सिंपली एच हो जाएगा। तो ये होता है स्थैतिक शीर्ष, जेड मीटर ऊंचाई। ये स्थैतिक शीर्ष होता है। आपके स्थैतिक जो ऊर्जा होती है वो डब्ल्यू एच होती है। इसके बाद हम पढ़े थे वेग ऊर्जा। वेग ऊर्जा सबको पता है कि हाफ एम बी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अगर एम के जगह पे डब्ल्यू बाई जी रख दिया जाए तो डब्ल्यू बाई जी वी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है? गतिज ऊर्जा है। लेकिन अगर हमें गतिज शीर्ष पता करना है तो यहाँ पे गतिज शीर्ष होता है वी स्क्वायर बाई टू जी मीटर। शीर्ष हमेशा मीटर में मापते हैं, ऊर्जा न्यूटन मीटर या जूल में। दो चीजें हैं, पहला ऊर्जा, दूसरा शीर्ष। यहाँ पे हम शीर्ष पे फोकस करेंगे कि जैसे हम प्रेशर हेड पढ़े थे, प्रेशर शीर्ष यानी किसी भी द्रव के दाब को ऊंचाई के रिस्पेक्ट में बदल दे रहे थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे दाब को ऊंचाई के रिस्पेक्ट में बदलेंगे। आपका जो स्थैतिक ऊर्जा उसको भी ऊंचाई के रिस्पेक्ट में बदलेंगे, और काइनेटिक जो एनर्जी है यानी वेग ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, इसको भी ऊंचाई के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि मीटर आपका ऊंचाई का मात्रक होता है। तो ये गतिज शीर्ष होता है वी स्क्वायर बाई टू जी। इसी का उपयोग करना हमें आगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गतिज शीर्ष, नीचे सबसे गतिज शीर्ष बराबर गतिज शीर्ष एच बराबर वी स्क्वायर बाई टू जी। द्रव की मीटर की ऊंचाई में जो द्रव होगा उसी के रिस्पेक्ट में ऊंचाई लेंगे। तीसरा होता है दाब ऊर्जा, कल पढ़े थे। दाब ऊर्जा किस कारण होता है? द्रव में जो दाब होता है, प्रेशर इंटेंसिटी, उसी के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ही दाब ऊर्जा कहते हैं। दाब ऊर्जा का फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके थे। दाब शीर्ष, एक तो आपका प्रेशर इंटेंसिटी P बराबर होता है रो जी एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू, दाब शीर्ष एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दाब शीर्ष एच की वैल्यू हो जाएगी P अपान रो जी, और रो जी को स्मॉल w यानी अपेक्षित घनत्व के बराबर भी ले सकते हैं।
तो आपका जो दाब शीर्ष होता है उसका फार्मूला यही है। दाब शीर्ष दोनों फार्मूला हो सकता है, एक हो सकता है दाब शीर्ष H बराबर P बाई डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू क्या अपेक्षित भार है, अपेक्षित भार बराबर होता है रोजी, यहीं पे डब्ल्यू की जगह पे रोजी ला दिया गया है। दाब शीर्ष इन तीनों का उपयोग करेंगे आगे, इसीलिए रिवीजन कर रहे हैं। अब हमारा आता है कुल एनर्जी क्या होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहीं कल हम लोग पहुंचे थे, तब तक समय समाप्त हो गया था। देखिए एक होता है ऊर्जा, एक होती है संपूर्ण ऊर्जा। अभी तक हम ऊर्जा के अनेक अनेक प्रकार पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये कोई पाइप है, पाइप में क्या है, पानी या कोई भी द्रव बह रहा है पाइप के रास्ते। तो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु एक पर या किसी भी क्रॉस सेक्शन वन वन पर हमें अगर द्रव में कुल ऊर्जा प्राप्त करनी है कि द्रव में कितनी एनर्जी है टोटल, दाब अलग नहीं, हमें सब जोड़ के पता करना है क्या क्या है, कुल एनर्जी कितनी है, कुल ताकत कितना है पानी के अंदर। तो उसको उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। अभी हम पढ़े थे क्या, दाब ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा और एक स्थैतिक ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जा को जोड़ देंगे या तीनों शीर्ष को जोड़ देंगे तो आपका कुल ऊर्जा या कुल शीर्ष निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा बराबर आधार, आधार मतलब स्थैतिक ऊर्जा, प्लस दाब ऊर्जा यानी प्रेशर एनर्जी, प्लस गतिज ऊर्जा, यानी तीनों को जोड़ दिया गया ऊर्जा को, तो संपूर्ण ऊर्जा आ गया। अब हमें संपूर्ण शीर्ष निकालना, संपूर्ण शीर्ष यानी यच, टोटल ऊंचाई क्या होगा। अभी हम तीनों को शीर्ष के रूप में कन्वर्ट किए थे, तो तीनों को जोड़ देंगे, आधार शीर्ष को जोड़ेंगे, प्लस दाब शीर्ष को जोड़ेंगे, प्लस गति शीर्ष। जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमें संपूर्ण शीर्ष भी प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हमें कहीं भी कुछ संपूर्ण ऊर्जा या संपूर्ण शीर्ष निकालना है तो तीनों को जोड़ देंगे। कहीं भी मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन में पाइप पे किसी एक ज्वाइंट पे या किसी भी एक क्रॉस सेक्शन या किसी बिंदु पर कुल ऊर्जा निकालना है तो सब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। अगर कुल शीर्ष निकालना है तो भी तीनों को जोड़ देंगे। अब हम देखेंगे जोड़ने के बाद फार्मूला क्या आ रहा है। हम 1 न्यूटन भार के लिए फार्मूला निकाले थे पिछले भी बार। 1 न्यूटन भार पानी, यानी जो पानी इसमें बह रही है, मान लेते हैं उसका भार 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन भार पानी का, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, दाब शीर्ष। जब हम दाब शीर्ष पर आधार शीर्ष पढ़े थे, यानी आपकी क्या स्थैतिज हेड, स्थैतिज हेड या स्टैटिक हेड पढ़े थे, तो वहां पे क्या आया था, एच जेड आया था। सिंपली जो ऊंचाई एच या जेड आ गया था। और जब दाब शीर्ष पढ़े थे तो क्या आया था, दाब शीर्ष आया था पी बाई डब्ल्यू, अभी पीछे देखे हैं, उसको जोड़े जोड़े हैं तो ये पी बाई डब्ल्यू आ गया। फिर आपका गति शीर्ष क्या आता है, वी स्क्वायर बाई टू जी। तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वही क्या होगी, द्रव की संपूर्ण शीर्ष या संपूर्ण ऊर्जा। अगर ऊर्जा निकालें तो संपूर्ण ऊर्जा जोड़ेंगे, अगर संपूर्ण शीर्ष निकाल रहे हैं तो संपूर्ण शीर्ष को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा, संपूर्ण शीर्ष एच बराबर आधार शीर्ष, आधार शीर्ष यानी ऊंचाई के कारण, ऊंचाई अगर जेड में है तो जेड हो जाएगा यहाँ पे। दाब शीर्ष, दाब शीर्ष हम पिछली भी चैप्टर में पढ़े थे, प्रेशर जब पढ़ रहे थे तो वहां भी हम दाब शीर्ष बताए थे। दाब शीर्ष होता है पी बाई डब्ल्यू या पी बाई रो जी। इसके बाद आता है आपका गतिज शीर्ष, गतिज शीर्ष पढ़े थे वी स्क्वायर बाई टू जी। तीनों को जोड़ दिए तो यही संपूर्ण शीर्ष निकल जाएगा। अगर शीर्ष निकालेंगे तो शीर्ष को जोड़ेंगे, अगर ऊर्जा को निकालेंगे तो ऊर्जा को जोड़ेंगे, दोनों चीज अलग अलग है। शीर्ष हमेशा मीटर में होता है, यहाँ पे देखिए मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिर हम
ऊर्जा समीकरण जो अभी पढ़ रहे थे, संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण शेष या टोटल एनर्जी, आखिर इसका उपयोग कहाँ पे है? तो इसका उपयोग कई जगह होता है आगे। इसकी सहायता से ही हम बर्नौली इक्वेशन, अभी आगे पढ़ेंगे बर्नौली प्रमेय या बर्नौली इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन जो अभी ऊर्जा समीकरण पढ़े हैं ना, उसी के द्वारा बर्नौली प्रमेय मतलब क्या है कि डिराइव होता है या उसी के सिद्धांत पर बेस है। दूसरा आपका होता है कि कोई मैसेज किया है कमलेश चौरसिया जी। अच्छा, चलिए बाबू। पहला क्या है, पहला इसका उपयोग है कि हम बर्नौली प्रमेय को इसी इक्वेशन से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। दूसरा क्या है, कोई भी द्रव, जैसे पाइप है, पाइप यहाँ पे अगर पाइप है, इसमें अगर पानी बह रही तो उसकी अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो अभी जो इक्वेशन पढ़े हैं उसी से निकाल सकते हैं, उसी का उपयोग करके। इसी के सिद्धांत पे हम अभी बर्नौली प्रमेय पढ़ेंगे। बर्नौली प्रमेय का उपयोग पढ़ेंगे तो वेंचुरी मीटर पढ़ेंगे, ओरिफिस मीटर पढ़ेंगे, पिटॉट पिटॉट ट्यूब पढ़ेंगे, नोजल पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ पढ़ना है अभी आगे। सब इसी पे, इसी सिद्धांत पे क्या है, अब बेस्ड हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत अभी आएगा, बर्नौली प्रमेय। इसके बाद हम इसी जो समीकरण अभी टोटल हेड या टोटल एनर्जी या कुल शीर्ष आया था, उसका उपयोग करके बहुत जगह हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल जो होता है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे पाइप में हमें अगर पूछ दिया गया कि प्रेशर क्या है, वेलोसिटी क्या है, या फिर ऊंचाई, ऊंचाई के रिस्पेक्ट में अगर इतना प्रेशर है तो क्या ऊंचाई होगी, मतलब इसका उपयोग करके कई जगह मशीनों का भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मशीनों में क्या प्रेशर होगा, मशीनों में क्या वेलोसिटी होगी, कितना एनर्जी उससे जनरेट होगा। तो देखिए अब हम आते हैं बर्नौली प्रमेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए भी, और हाइड्रोलिक का सबसे यूनिक फार्मूला, इसी पे पूरा हाइड्रोलिक्स काम करेगा। तो एक डेनियल बर्नौली साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट थे, डेनियल बर्नौली, जो एक गणितज्ञ थे। गणितज्ञ लोग क्या करते हैं, फार्मूला देने का काम करते हैं। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पाइप ले लीजिए, कोई भी पाइप है, उसमें द्रव बह रहा है या कोई भी पानी कुछ भी बह रहा है, तो आप बिंदु 1 1 पे, ये क्रॉस सेक्शन 1 1 है, या बिंदु 2 2 पे, यानी कहीं भी एक बिंदु पहले ले लो, एक बिंदु बाद में ले लो पाइप में, तो दोनों जगह क्या होगी, कुल ऊर्जा स्थिर रहेगी। यानी अगर बिंदु की ऊर्जा देखेंगे, अगर 100 जूल है या 100 मीटर है, अगर हेड देख रहे हैं, तो अगर हेड देख रहे हैं 100 मीटर है, तो बिंदु 2 पर भी टोटल हेड या कुल ऊर्जा 100 ही रहेगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये एक कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सबके लिए होगा। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी आदर्श एवं असंपीड्य द्रव, आदर्श मतलब आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, दूसरा असंपीड्य द्रव होना चाहिए, यानी इनकम्प्रेसिबल। जो पाइप में, यहाँ पे हम पाइप बनाए थे, जो पाइप है इसमें जो पानी बह रहा है ना, वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, आइडियल तरल होना चाहिए। दूसरा असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल, उसको यानी दबने वाला ना हो। जैसे पानी होता है ना, पानी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा के लिए होगा, हवा के लिए फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा आपका कंप्रेसिबल होता है। दूसरा अपरिवर्ती, यानी अपरिवर्ती मतलब स्टडी फ्लो, जो इसमें द्रव बह रहा हो एक समान स्पीड से बह रहा हो, ऐसा नहीं है कि उसका 10 बजे कुछ और वेलोसिटी है, 12 बजे कुछ और हो जा रहा है। स्टडी मतलब यही होता है कि समय के साथ स्थिर रहे वेलोसिटी, वेलोसिटी या प्रेशर। तो सभी बिंदुओं पर, यानी कहीं भी जाएंगे बिंदु, कहीं कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, 1 2 3, हर जगह क्या आगे कुल ऊर्जा या कुल शीर्ष समान रहेगी। अगर पहले बिंदु पर 100 जूल है या 100 मीटर है,
तो दूसरे पर भी 100 जूल 100 मीटर रहेगा, तीसरे पे भी 100 जूल 100 मीटर रहेगा। लेकिन अगर पाइप में घर्षण नहीं है तब होगा। अगर पाइप में घर्षण आ गया तो कुछ न कुछ हानि होगा कि नहीं होगा। फ्रिक्शन क्या करता है, हानि करता है। फ्रिक्शन की वजह से हमारी वेलोसिटी कम हो जाती है। फ्रिक्शन क्या करता है, विरोध करता है। तो उन्होंने आइडियल कंडीशन माना कि पाइप में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो मतलब 100 जूल यहाँ एनर्जी है तो 100 जूल बिंदु 2 पर रहेगा, बिंदु 3 पे भी 100 ही जूल रहेगा। तो आइडियल कंडीशन में जब घर्षण नहीं है या कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है तो आपका यही होगा क्या, कि आपकी कुल हेड, यानी कुल हेड अभी निकाले थे जो एच बराबर जेड प्लस पी बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, आपका जो कुल शीर्ष निकला था वो हर जगह स्थिर यानी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब बदलेगा नहीं। यानी पूरे पाइप में 100 जूल की, अगर 100 मीटर का अगर हेड है तो हर जगह 100 मीटर ही हेड होगा। पाइप में हर जगह टोटल हेड मतलब प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड को जोड़ लिया, वेलोसिटी हेड को जोड़ लिया और स्टैटिक शीर्ष को भी जोड़ लिया। तीनों के जोड़ के जो हेड मिला टोटल यानी कुल शीर्ष, वो क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, वेलोसिटी शीर्ष बदल सकता है, प्रेशर शीर्ष बदल सकता है पाइप में। यानी वेलोसिटी पाइप में, मान लो किसी, अगर तिरछा पाइप है तो क्या वेलोसिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदलेगी। लेकिन इसमें यहाँ अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा रहेगा। दूसरे बिंदु पर अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, लेकिन कुल समान रहना चाहिए। यानी यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के अविनाशिता का नियम, यानी ऊर्जा के अक्षरता या अविनाशिता का नियम। यानी ऊर्जा ना ही नष्ट हो सकती है, ना ही क्या हो सकती है, ना ही बनाई जा सकती है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो आपका बर्नौली थ्योरम किस पे डिपेंड है, बर्नौली थ्योरम या बर्नौली का प्रमेय ये ऊर्जा के अविनाशिता के नियम पर है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये कहता है कि एनर्जी ना ही नष्ट हो सकती है ना ही बनाई जा सकती है। यानी एक पाइप है तो उस पाइप में हर जगह एनर्जी, यानी जो पानी है उसकी एनर्जी समान ही रहेगी। लेकिन कब, जब घर्षण नहीं होगा। अगर घर्षण होगा तो क्या होगा, हल्का हल्का एनर्जी मतलब बहुत कम कम धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हम बाद में देखेंगे, अभी हम आइडियल देख रहे हैं कि इसमें घर्षण नहीं, पाइप जो है उसमें घर्षण या कोई भी प्रकार की हानि नहीं है। तो क्या होगा, जितना शुरू में एनर्जी रहेगा उतना ही लास्ट में एनर्जी रहेगा। किसी को कोई डाउट है? मिस्टर कमलेश चौरसिया जी, आरती, क्या डाउट है पूछिए। कुछ नहीं, बताइए क्या, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सेमेस्टर के लिए भी, और पूरे आगे जो पढ़ेंगे ना, जो भी पढ़ेंगे कहीं ना कहीं बर्नौली प्रमेय का उपयोग करते हैं आगे। पूरा मतलब ये समझिए हाइड्रोलिक का रामबाण है। तो इस तरह, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसका उपयोग हर जगह होता है लगभग। तो इसमें कोई डाउट हो तो इसलिए बोल रहा हूँ पूछ लो। ये बहुत सिंपल है, ये ऊर्जा का अविनाशिता के नियम पे है। मतलब ऊर्जा ना ही नष्ट हो सकती है ना ही बनाया जा सकता है। यानी अगर पाइप में, अगर कोई पाइप है, पाइप में कोई द्रव बह रहा है तो उस द्रव की कुल ऊर्जा क्या स्थिर रहेगी। यानी देखो यहाँ पे लिखा है कुल हेड जो है स्थिर यानी कांस्टेंट रहेगी। यानी शुरू में जितना रहेगा उतना ही लास्ट में रहेगा। लेकिन आइडियल कंडीशन, आपकी आवाज कट कट के आ रही बाबू, दोबारा बोलिए। हाँ बोलिए मिस्टर उत्सव मिश्रा जी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है।
हाँ अभी को बोले थोड़ा साफ आइए बताइए। कोई डाउट नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, हम कमेंट कर लीजिए अगर वॉइस नहीं क्लियर आई दे तो। चैट में आप चैट कर सकते हैं। आप चैट में डाल दीजिए, मैं उसको बाद में रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। तो इसी को इस फिगर से समझते हैं कि आखिर बर्नौली साहब ने क्या कहा था। आखिर क्या क्या बर्नौली साहब ने कहा था, इस फिगर से समझिए। देखिए बर्नौली साहब ने कहा था कि मान लो एक पाइप है, एक कोई पाइप है, तिरछा पाइप है, आपको दिख रहा होगा कि तिरछी पाइप है। इस पर तीन तीन बिंदु लिए हैं। पहला यहाँ पे स्टार्ट में, एक बीच में, एक लास्ट में, तीन बिंदु लिए हैं। तीनों जगह क्या होगा, अलग अलग वेलोसिटी होगी। यहाँ पे देखिए इस पहले वाले पाइप में क्या है कि इसकी सेंटर की ऊंचाई समान है, देख रहे हो, जमीन से, यानी आधार रेखा, ये जमीन मान लो, जमीन से पाइप की सेंटर, पाइप की बीच में जो है उसकी ऊंचाई सेम है, यानी Z1 Z2 Z3 सेम है। लेकिन जो दूसरा वाला पाइप है उसमें क्या है कि आपकी हाइट बदल रही, शुरू में कम है फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ती जा रही है, यानी इसमें क्या होगा, आपकी स्थैतिक ऊर्जा जो पानी है, उस पानी की स्थैतिक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लेकिन स्थैतिक ऊर्जा बढ़ेगी तो आपका प्रेशर एनर्जी या वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी वेग ऊर्जा घटेगी। इसीलिए जब पानी ऊपर की तरफ जाता है तो वेग घटता जाता है और आपका स्थैतिक ऊर्जा बढ़ता जाता है। तो अब इस फिगर से समझते हैं एक एक चीज। इसमें दो फिगर था, दोनों में यही अंतर था, इस वाले में ऊंचाई समान है पाइप की, इस वाले में ऊंचाई बढ़ रही है पाइप की, यानी पाइप तिरछा है। पाइप तो तिरछा दोनों है, लेकिन पाइप की ऊंचाई जैसे कि बढ़ती जा रही है दूसरे वाले फिगर में। अब हम बोले कि क्या कहते हैं, आपका बरनौली साहब कहे थे कि जो कुल ऊर्जा या कुल शीर्ष होता है हर जगह पाइप में क्या होता है, सेम होता है। और कुल शीर्ष का फार्मूला क्या है, कुल शीर्ष का फार्मूला हम पढ़े थे कि होता है Z1 प्लस P1/W प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। अगर बिंदु एक पर ले रहे हैं तो ये बिंदु एक है यहाँ पे। अगर बिंदु दो पर लेंगे तो बिंदु दो पर आएगा Z2 प्लस P2/W प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। अब बिंदु तीन पर क्या होगा, कुल शीर्ष आपका Z3, क्योंकि ऊंचाई Z3 है, प्लस P3/W प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G। और बर्नौली साहब ने कहा था कि हर जगह कुल हेड यानी एच की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसलिए एच की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, स्थिर यानी कांस्टेंट है। यानी बिंदु वन पे भी जितना रहेगा, तीनों को जोड़ेंगे तो जितना मिलेगा, अगर तीनों को मानो जोड़ रहे हैं तो 100 आया, बीच में भी जोड़ेंगे तो वहां पे भी 100 ही आएगा, यानी बिंदु टू पर भी 100 ही आएगा तीनों को जोड़ने पर। और बिंदु थ्री पर जोड़ने पे भी 100 आएगा। तो क्या तीनों को बराबर नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए वही किया गया यहाँ पे कि एच बराबर Z1 प्लस P1/W प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू, यानी बराबर है Z2 प्लस P2/W प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। ऐसे बिंदु तीन के लिए तीन भी बराबर होगा, यानी कुल वैल्यू एच की पूरे पाइप में स्थिर रहेगा, यानी तीनों को जोड़ने पर वैल्यू समान ही आएगी। लेकिन एक चीज पहले वाले पाइप में क्या था, ऊंचाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी आपकी पाइप की ऊंचाई जमीन से बराबर थी। सेंटर में देखिए, सेंटर को मिलाएंगे, ऐसा नहीं कि पाइप का कॉर्नर देखेंगे, सेंटर देखेंगे तो देखिए सेंटर से ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर, यानी Z1 बराबर Z2 बराबर Z3, यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Z1 बराबर Z2 बराबर Z3। अगर तीनों बराबर है तो क्या होगा, तीनों साइड से कट जाएगा, तो जो फार्मूला आएगा क्या आएगा, आपका सिंपली आएगा H बराबर P1/W प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G बराबर P2/W प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G बराबर P3/W प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G। ये क्या होगा, स्थिर रहेगा। यानी यहाँ पे Z को क्यों कट गया, क्योंकि तीनों जगह बराबर है,
इसलिए काट लिए इसको सिंपल करने के लिए, फार्मूला थोड़ा सा छोटा हो जाए और कुछ नहीं। अगर एच की वैल्यू अलग अलग है इस पाइप में, तो यहाँ पे यही ऊपर वाला फार्मूला उपयोग करेंगे। अगर यहाँ पे समान है तो इसका नीचे वाला। समझ आया? कोई किसी को डाउट है? दूसरे जो फिगर है वो जो पहला फार्मूला है उसके लिए है, और जो पहला फिगर वो नीचे के लिए है, यानी इसके लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए पहला वाला जो था पाइप था वो क्या था, आपका सिंपल था, मतलब तिरछा नहीं था। लेकिन अगर तिरछा पाइप है तो तिरछा पाइप के लिए आपका ये फार्मूला जो ऊपर बताए थे वही वाला है। एच यानी कुल शीर्ष बराबर तीनों को जोड़ लेंगे, यानी स्थैतिक वाला, दाब वाला, गतिज ऊर्जा वाला। बिंदु अगर एक पे जोड़ रहे हैं तो वन हो जाएगा, बिंदु दो पर जोड़ेंगे तो टू कर देंगे, बिंदु थ्री पर जोड़ेंगे तो थ्री कर देंगे। और यानी अगर बिंदु फोर भी है तो वहां पे भी क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे Z4 प्लस P4 बाई डब्लू प्लस V4 स्क्वायर बाई, तब जैसे जैसे जितना पॉइंट लेंगे वैसे वैसे नाम देते जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये कुल जो शीर्ष है वो हर जगह पाइप में सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं बोला कि ये आइडियल कंडीशन था, आइडियल मतलब पाइप में कोई भी घर्षण नहीं था, कोई नुकसान लॉस नहीं था। लेकिन आइडियल में क्या होता है, जब भी पानी किसी भी पाइप में बहता है तो जो पाइप बह रहा है, पानी बह रही, पानी और जो पाइप है, यानी अगर लोहे का पाइप है और पानी, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। जैसे जमीन पे अगर आप हाथी कहीं पेड़ों पे या कहीं भी अगर टच करते हैं तो क्या होता है, एक घर्षण रुकाव आता है, आप आगे चलते हैं तो भी एक फ्रिक्शन लगती है आपके ऊपर। तो फ्रिक्शन क्या रोकने की कोशिश करता है, वैसे भी पाइप में क्या होता है, पाइप का जो सरफेस होता है पानी को बहने से रोकता है। जब रोकता है तो क्या होता है, वहां पे भी हानि होती है, ऊर्जा की लॉसेज होती हैं। आइडियल आइडियल में क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि कोई लॉस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या होता है, कुछ ना कुछ हानि होती है। तो हानि मान लो, जो हानि हो रहा है उसे एच एफ कर दो, यानी जो हानि है वो एच एफ मीटर की हानि हो रही है, क्योंकि अभी तक हम हेड शीर्ष में पढ़ रहे हैं यानी मीटर में। तो हम मान लेते हैं कि एच एफ मीटर की हानि हो रही है। जो भी चीज हम पढ़ रहे थे वो मीटर में पढ़ रहे थे, सबको मीटर यानी हेड में बदल के पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे एच एफ का देखिए, यहाँ पे एच एफ की हानि हो रही है। तो क्या करेंगे, जो हानि हो रही है वो क्या होगा, दूसरे साइड जुड़ जाएगा। इसको समझने के लिए फिगर से समझते हैं। ये देखिए कोई पाइप है, यहाँ पे बिंदु वन ये है, बिंदु टू ये इधर है। अब क्या होगा कि मानो यहाँ पे 100 जूल की ऊर्जा बिंदु वन पे 100 जूल की ऊर्जा है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, यहाँ तक पहुंचते, बिंदु टू तक पहुंचते पहुंचे कुछ लॉस हो जाता है फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में लॉस हो जाता है कुछ ऊर्जा की। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते मानो 99 हो गया, 98 हो गया, कुछ लॉस हो गया, बहुत कम लॉस होता है लेकिन होता है। तो अगर शुरू में 100 है तो बाद में 98 हो गया। ये आइडियल यानी रियल लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन हम शुरू में क्या मान लेते कि कोई लॉस नहीं है, तो यहाँ पे जैसे 100 था यहाँ भी 100 था। अब क्या है, हम मान रहे कि लॉस होता है, क्योंकि हमें रियल लाइफ का पाइप लेना है। आप इंजीनियर बनेंगे तो रियल लाइफ का जो पाइप रहेगा उसी को सॉल्व करेंगे। इसलिए रियल लाइफ का क्या होता है कि हम मान लेते हैं कुछ हानि एचएफ की हो रही है। अब इस एचएफ को क्या करते हैं, मान लो कि इधर 100 है, 100 है और इधर कुल ऊर्जा 98 हो गया, तो कितने का हानि हुआ, हानि हुआ 2 का। तो 2 का हानि किधर जोड़ेंगे, दूसरे साइड जोड़ेंगे, तभी तो दोनों साइड 100 बराबर होगा, क्योंकि हम बराबर के बीच में चिन्ह लगा रहे हैं। तो बराबर का मतलब होता है अगर इधर 100 हुआ तो इधर भी दूसरे साइड भी 100 होना चाहिए, तभी बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अगर बराबर नहीं है तो मतलब नॉट इक्वल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बराबर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 100 100। लेकिन यहाँ पे जो कुल ऊर्जा शुरू में पहले वाले में क्या है, जो Z1 P1 W1 बिंदु वन पर एक कुल ऊर्जा मतलब पानी की ऊर्जा है। लेकिन इधर क्या है,
इन तीनों को मिला के 98 हो जाएगा, लेकिन एच जो हानि हुआ है वो 2 जोड़ देंगे इसमें, यानी एच की वैल्यू 2 जोड़ेंगे तभी आपका 100 पूरा होगा। तो इसीलिए एच को दूसरे साइड जोड़ते हैं, जिससे क्या दोनों साइड बराबर हो पाए। नहीं तो अगर एच को नहीं जोड़ेंगे तो क्या बराबर होगा? क्यों? इन तीनों की ऊर्जा कुल मिला के 100 है, और इन तीनों के मिला के दूसरे साइड क्या था? 98 था। हम बताए थे कि दूसरे साइड 98 आ रहा है कुल ऊर्जा। तो और हानि 2 हो गई, तो जब 2 को जोड़ेंगे 98 में तभी 100 आएगा, तो इसीलिए दूसरे साइड एच को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका नोट्स में भेज दूंगा। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल हेड। बर्नौली साहब का जो क्या था कॉन्सेप्ट, यही था कि पाइप में अगर पानी बह रही तो उसकी कुल एनर्जी यानी एच की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होगी, यानी अगर 100 है तो हर जगह 100 रहेगी। यहाँ पे जेड जेड क्या स्थैतिक ऊर्जा है या स्थैतिक शीर्ष है, पी बाई रो जी या पी बाई डब्ल्यू ये दाब ऊर्जा है या दाब शीर्ष है, और वी स्क्वायर बाई टू जी क्या है? गतिज है। इसको हम बता चुके हैं, ये नोट्स के फॉर्म में है, नोट्स में भेज दूंगा क्योंकि नोट्स थोड़ा सिंपल करके बनाना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि बर्नौली साहब जो फार्मूला बनाए थे क्या हर जगह लागू हो पाएगा, क्योंकि बर्नौली साहब जो बनाए थे वो आइडियल कंडीशन मान के बनाए थे, फिर उसमें कुछ लॉस लेके बनाए थे एचएफ जोड़ के, और उन्होंने एजम्पशन दिया था। अगर वो एजम्पशन नहीं लागू होगा तो क्या हम फार्मूला लगा सकते हैं? क्या हम हवा के लिए फार्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हवा जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, यानी संपीड्य होता है। लेकिन बर्नौली साहब जो फार्मूला बताए थे वो किसके लिए था? असंपीड्य के लिए। तो वही इसमें कुछ एजम्पशन है या लिमिटेशन कहिए, वो होता है। तो ये कुछ सीमाएं क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब बर्नौली साहब ने फार्मूला दिया था वहां पे एजम्पशन लिया था। एजम्पशन क्या क्या लिया था? कि द्रव असंपीड्य होना चाहिए, यानी इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और एक और है कि उसका घनत्व में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे पानी का घनत्व अगर स्टार्टिंग बिंदु पे पाइप के, अगर जहाँ से पानी घुस रहा है पाइप में, वहां अगर पानी का घनत्व 1000 है, तो जब पाइप से पानी निकलेगा वहां भी 1000 ही घनत्व होना चाहिए, यानी घनत्व नहीं बदलेगा, और तापमान भी नहीं बदलना चाहिए। तो यही इनकी कमियां है कि इन सब एजम्पशन को मानना पड़ता है, इसलिए इसको हर जगह लगाया नहीं जा सकता। दूसरा क्या है? दूसरा ये था कि द्रव प्रवाह में पाइप में क्या होता है, आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि बीच में वेग ज्यादा होता है। जैसे नदी में क्या होता है, बीच में वेलोसिटी ज्यादा होती है और साइड साइड में कम होता है। तो हम क्या एक्चुअल वेलोसिटी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या है कि हम औसत वेग लेते हैं। तो ये भी एक क्या है कि हम एक्चुअल वेलोसिटी ना लेके औसत वेग लेते हैं। अगर ये भी नहीं लागू होगा, यानी ये भी एजम्पशन अगर नहीं लागू होगा, तो हम क्या करेंगे? पाइप में बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रमेय नहीं लगा सकते जब तक इन सब चीजों को आप फुलफिल नहीं करेंगे। हमेशा, यानी जो अभी फार्मूला में पढ़े थे, एच बराबर जेड प्लस पी बाई रो जी या पी बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी। तो वहाँ पे जो वी था वो हमेशा हम क्या लेंगे? आपका औसत वेग लेंगे। औसत वेग हम पहले ही बता चुके थे, हर जगह औसत वेग ही लेंगे करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक ही बिंदु पर वेलोसिटी निकालना है तो रियल लाइफ में क्या होता है, अलग अलग होता है, तो हम अलग अलग तो जोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम हमेशा औसत लेते हैं। तो यहाँ पे जो औसत वेग लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। डाउट है आप लोगों को? नहीं डाउट है? और इसमें क्या एजम्पशन और होना चाहिए कि जो द्रव पाइप में बहेगा वो अश्यान होना चाहिए, यानी नॉन विस्कस। क्यों?
क्योंकि अगर विस्कोसिटी होगी तो क्या होगा, विरोध करेगा, विरोध करेगा तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। दूसरा क्या है कि हेड लॉस यानी शीर्ष का क्या होना चाहिए, जैसे कि पानी में ऐसा नहीं हो कि कहीं छेद हो गया पानी निकल रहा है बीच में से, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाइप जो होता है उसमें कोई लॉस ही नहीं होना चाहिए, तभी हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं छेद हो के हल्का हल्का पानी निकल रहा है, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो लॉसेज को जोड़ना पड़ेगा, एचएफ की वैल्यू जोड़नी पड़ेगी अलग से। यही सब क्या है कि इसमें एजम्पशंस है, और ये जब एजम्पशन जब तक नहीं फुलफिल होगा तब तक क्या है, बर्नौली प्रमेय नहीं लगा सकते। तो ये एजम्पशन जो है जो बर्नौली साहब दिए हैं, मैं भेज दूंगा, जब तक ये एजम्पशंस नहीं लागू होगा तब तक क्या है, हम बर्नौली प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जनरली बर्नौली प्रमेय हर जगह लगभग लग ही जाता है, हवा को छोड़ के। द्रव में तो हर जगह लगता है, क्योंकि द्रव आपका इनकम्प्रेसिबल होता है, असंपीड्य होता है। दूसरा यहाँ पांचवा देखिए क्या है, द्रव पर गुरुत्व के अलावा कोई अन्य बाह्य बल नहीं कार्य करना चाहिए। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अन्य से बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि पंप हुआ, या पंप बीच बीच में लगाएंगे, पंप क्या करेगा, अलग से फोर्स देगा। तो इसमें पंप लगा होना नहीं चाहिए बीच में। जब भी हम दो बिंदु लेंगे तो दो बिंदु के बीच में क्या होगा, पंप नहीं लगा होना चाहिए। बिंदु 1 और बिंदु 2 के बीच में कोई भी पंप, टरबाइन या कोई भी ऐसा चीज नहीं लगाना होना चाहिए कि जो क्या करे, ऊर्जा को लॉस करे या ऊर्जा बढ़ाए। पंप क्या करता है, पंप ऊर्जा बढ़ा देता है, पानी की ऊर्जा को बढ़ा देता है। पानी की ऊर्जा को कैसे बढ़ाता है, हम घर से जो बिजली देते हैं घरों से पंप को चलाने के लिए या मोटर को चलाने के लिए, मोटर क्या करता है, बिजली लेता है, अपनी ऊर्जा को क्या करता है, पानी को दे देता है। और टरबाइन